तो कल हमारा ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बीइंग्स का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको पता है, क्योंकि आप सभी लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का सिंपल एक मीनिंग है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी और इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो जब कभी दो पेरेंट मेल या फीमेल इनके बीच रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है तो न्यू प्रोजेनी या न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, जिसको हम प्रोजेनी भी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, प्रोजेनी भी कहते हैं और चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ये तीनों ही टर्म एक चीज़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। और अगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो प्रोजेनी है या जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल सेम पेरेंट की तरीके डेवलप करता है, बिल्कुल पेरेंट का ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन आपको बताया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। और सिनगैमी भी तीन प्रकार की होती है, आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी। तो तीन प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आइसोगैमस जहाँ पे दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं, एनिसोगैमस जहाँ दोनों गैमेट्स डिफरेंट हैं, और थर्ड है आपका ऊगैमस जहाँ पे फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है। तो ये तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे अच्छे टॉपिक थे हमारे बाइनरी फिजन, सेकंड नंबर पे था बर्डिंग, थर्ड नंबर पे था रीजनरेशन जो कि प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे। तो रिप्रोडक्शन टोटली हमारा दो प्रकार का होता है। अब इसमें पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आती है कि रिप्रोडक्शन जो है हमारा, ये किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी लिविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको, सॉरी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिले। तो जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो क्या ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल या रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर्स, रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर हमको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है? तो इसके एग्जाम्पल है म्यूल्स, दूसरा एग्जाम्पल है स्टेराइल कपल्स, ऐसे दंपत्ति जिनको बच्चे नहीं होते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल है वर्कर बीज, वर्कर बीज। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होने के बावजूद रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, और शायद यही वजह है कि रिप्रोडक्शन को भी हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं किया है। जस्ट लाइक ग्रोथ की तरीके हमने रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना। ठीक, तो ये मेन रीजन है कि जिस वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। रिप्रोडक्शन के बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो है मेटाबॉलिज्म। थर्ड टॉपिक जो आता है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, और मेटाबॉलिज्म आपको पता भी है क्या होता है। जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, या जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे बायोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, set of all the chemical reactions going on in our body is termed as metabolism। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो दो प्रकार के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा है आपका एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस होती हैं जहां पे एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और या फिर वो मल्टीसेलुलर हो, दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपके मेटाबॉलिज्म नाम की प्रक्रिया को या मेटाबॉलिज्म नाम के प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं।
तो चाहे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही आपके मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग, लिविंग की तो बात कर ली, क्या नॉन लिविंग भी मेटाबॉलिज्म शो करता है? तो इसका जवाब ना में है, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। तो आप इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे ले सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपका मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, ये इसकी आउटर बॉडी है, इसके अंदर एक रिफिल है जिसमें हम इंक डालते हैं, मगर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शंस इसमें देखने को नहीं मिलती या बायोकेमिकल रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है आपका मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, और शायद यही वजह है कि हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर करते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो अब एक इसमें एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन इस बात का है कि जैसे मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो क्या इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, तो क्या इनको हम, जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं, ये किसी लिविंग बॉडी में नहीं है, ये आपकी सभी आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं। तो आइसोलेटेड रिएक्शंस को क्या हम लिविंग मानेंगे? देखिए, आइसोलेटेड रिएक्शंस को हम कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं देख सकते हैं, या लिविंग के रूप में नहीं देख सकते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि दीज आर लिविंग रिएक्शंस, ये सभी क्या है? लिविंग रिएक्शंस हैं। मगर इससे ये बात तय नहीं होती है कि ये आपके लिविंग बीइंग्स हैं। तो अगर कोई भी इन विट्रो कल्चर हो रहा है, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब कल्चर हो रहा है, तो इन विट्रो टेस्ट ट्यूब कल्चर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सभी रिएक्शंस लिविंग रिएक्शंस बोली जाएंगी, मगर इसको हम कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन से सिमिलर हो सकती हैं, इसलिए हम इनको लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे, मगर कभी भी हम इनको लिविंग बीइंग्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक केस आ जाता है कि जो आइसोलेटेड रिएक्शंस हैं इनको हम कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं मान सकते। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि आइसोलेटेड रिएक्शंस cannot be considered as living beings। आइसोलेटेड रिएक्शंस को हम कभी भी लिविंग बीइंग्स नहीं मानते। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सभी आपका मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया exhibits metabolism, तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं, ये सभी आपका मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं। जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में 200 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में 200 प्रकार के सेल होते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बनाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस अकर्स इन आवर बॉडी। इसी वजह से ये मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब कल्चर की, कि इन विट्रो टेस्ट ट्यूब कल्चर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, या जो भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में ना होकर बाहर हो रही हैं, वो रिएक्शंस सारी आपकी लिविंग कंसीडर नहीं की जाएंगी। उनको सिर्फ हम लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, ना वो लिविंग बीइंग्स हैं और ना वो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। दे आर ओनली लिविंग रिएक्शंस। प्लीज नोट डाउन।
तो बच्चों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है, उस फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्शियसनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के पास, जिससे हम अपने आसपास होने वाले जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसमें होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं। उनको अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम परसीव करते हैं, चाहे वो स्मेलिंग पावर हो, हियरिंग पावर हो, ऑब्जर्वेशन हो। तो यहाँ पे जो बात आ रही है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, इसका सिर्फ फंक्शन ये है कि इसको बोर्ड पे इससे हम लिखने के काम करते हैं। तो ये जो मार्कर है इसको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि आसपास स्मेल कैसी है, आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है या आसपास का टेम्परेचर कैसा है। मगर जो लिविंग बीइंग्स हैं ये सारे इन फैक्टर्स को परसीव कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं। तो जो एबिलिटी है सेंस करने की, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड respond to these environmental factors और stimuli is called as consciousness। इसी को हम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी बातें हो रही हैं उनके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक। तो तीन प्रकार के हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं। एक है फिजिकल स्टिमुलाई। हाँ बताते हैं। हाँ बोलिए। क्लियर नहीं दिख रहा है? विजिबल नहीं है या लेटर्स विजिबल नहीं है कि साइज, लेटर का साइज जो है अल्फाबेटिकल साइज आपको कम छोटा लग रहा है? नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। तो बेटा इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये तो टेक्निकल एरर है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। आप देखिए, अब दिख रहा है आप लोगों को? आप दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी वो क्षमता है जिससे हम अपने आसपास होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। और इसके लिए जो ये रिस्पॉन्स होता है, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्टिमुलाई। जो ये रिस्पॉन्स हम देते हैं, जैसे कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही हमने हाथ रखा और तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, तो वो जो हाथ हटाना होता है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है, और जो स्टिमुलाई होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ये हॉट ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलाई है, और जो रिस्पॉन्स है वो हमारा हाथ हटाना है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जिससे कि हम बर्न भी हो सकते हैं। तो तीन प्रकार के स्टिमुलाई होते हैं। एक है फिजिकल स्टिमुलाई, दूसरा है केमिकल स्टिमुलाई, और थर्ड है आपका बायोलॉजिकल स्टिमुलाई।
तो 3 प्रकार के स्टिमुलाई हैं, फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्या प्लांट भी ऐसे हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सेंस करते हैं? तो इसका जवाब भी हाँ में है, बिल्कुल करते हैं। आप देखते हैं जिन प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या जिनको टेम्परेचर एडिक्वेट टेम्परेचर नहीं मिलता है तो उनकी भी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती है जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, मैंने पूरा जूम भी कर दिया है कैमरा, उसके बाद भी नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या किया जाए? अब दिख रहा है? बेटा कैमरा बिल्कुल अपनी जगह सही है, कैमरे में कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। इसको बस जूम किया जा सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, दिख रहा है आपको? विजिबल है? यस और नो? बेटा कैमरा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कैमरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, कैमरा बिल्कुल एज इट इज फिक्स रहता है। डेली क्लासेस में कैमरा फिक्स रहता है। अब दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ और लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, से यस और नो? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला की अगर बात की जाए तो रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, रुडोल्फ विर्चो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। All cells are derived from pre-existing cells। जितने भी सेल्स हैं सभी pre-existing cells से derived हैं। पहली बात तो ये हो गई कि जितने भी सेल्स हैं
पूर्व में उपस्थित सेल से ही पैदा हो रहे हैं। जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, जब वो डिवाइड होगा, बाइनरी फिजन होगा बैक्टीरिया में, तो वो अपने जैसे दो डॉटर सेल्स को जन्म देगा और ऐसे धीरे धीरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के दो सिग्निफिकेंस है, एक स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है और दूसरा फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है और सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अगर कोई सेल है उसमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लें, उसमें गोल्जी बॉडी निकाल लें, राइबोसोम्स निकाल लें, या उस सेल को पंक्चर करके हम सेल को डिस्टॉर्ट कर दें, सेल को डिवाइड करके, या सेल को किसी तरीके से हम उसको पूरी तरीके से डैमेज कर दें, तो अगर सेल से कम जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं उससे कम कोई चीज़ है तो वो लिविंग बीइंग्स के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन कैपेबल, एनीथिंग लेस देन कैपेबल, anything less than capable, or you can write anything less than complete structure of a cell, anything less than complete structure of a cell, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा सुंदर does not ensure living beings, does not ensure लिविंग बीइंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनील्स है, उससे कुछ भी कम होता है तो वो एक लिविंग बीइंग कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, दिख रहा आप लोगों को? कुछ विजिबिलिटी क्लियर हुई? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात पर रिलाई करता है
कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले के द्वारा मौजूद सेल से बने हुए हैं, और अगर कोई सेल के स्ट्रक्चर में कमी हो जाती है, सेल के स्ट्रक्चर में कोई भी सेल ऑर्गेनील नहीं होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है, तो वो लिविंग बीइंग्स इंश्योर नहीं किया जा सकता है। तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसी प्रकार जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में मानते हैं। इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे जो पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वो आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं किए गए। लास्ट के जो 3 हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कॉन्शियसनेस या मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ही आपकी लिविंग बीइंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? All of you have noted down?
ओके, तो बच्चों हम लोगों ने 5 आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि सामने जो ऑब्जेक्ट है या सामने जो भी कोई हमारे सामने मतलब ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं या कोई भी एक फीचर है जो लिविंग कंसीडर किया जाएगा या नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा। और अगर हम उसको लिविंग कंसीडर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे हैं तो उसके साथ क्या ऐसी कंडीशंस होंगी कि हम उसको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो कल हम लोग बच्चों जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो मंडे को होगी, और मंडे की क्लास में हम लोग हर्बेरियम, म्यूजियम और जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आज की क्लास आपकी ओवर होती है। कल की जो शेड्यूल है उसमें आपका माइनर टेस्ट है, तो उस माइनर टेस्ट में आप सेल चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। जितने भी सेल की थ्योरी है, सेल के ऑर्गेनील्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू। एंड JNV बारसूर प्लीज़ इट इज़ ए काइंडली रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है चैट बॉक्स जो है ये पूरा डिस्ट्रिक्ट देखता है, तो जो भी बच्चे इसमें शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी शरारतें बंद कर दें और सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, ठीक है। कोई भी इलीगल कमेंट या अननेसेसरी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। JNV बारसूर प्लीज़।